सफाई कर्मियों के हड़ताल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा के पहल पर सफाई कर्मचारी और मंत्री के बीच बातचीत की शुरुआत तो हुई है। मामला सुलझने के आसार अब नजर आते हुए सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांग सरकार के सामने रखी है। मांग मान लेने पर स्ट्राइक खत्म करने का आश्वासन दिया गया है और सफाई कर्मियों की हड़ताल से जुड़ी हुई है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि इस वक्त हालात बेहद खराब नजर आ रहे थे सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से और गंदगी का अंबार चारों तरफ नजर आ रहा था। मंत्री नीतीश मिश्रा की तरफ से बातचीत की पहल और मामला सुलझने के आसार अब इस वक्त बढ़ते हुए सफाई कर्मियों ने हालांकि अपनी मांगों से मंत्री को अवगत कराया है कि उनकी मांगे क्या है और वो क्या चाहते हैं। और संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आनंद, क्या ये मानकर चलें कि जब पहल हुई है तो कोई फैसला होगा जिससे सभी को राहत मिलेगी? बिल्कुल, देखिए सफाई कर्मचारियों की पूरी टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले नीतीश मिश्रा जो बिहार के नगर विकास मंत्री हैं, उन्होंने पहल की और पहल के बाद जो सफाई कर्मचारी हैं बातचीत के लिए पहुंचे और उम्मीद जताई जा रही है। आपसे कुछ देर पहले नीतीश मिश्रा से हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि बातचीत सकारात्मक रहेगा और उम्मीद है कि ये जो स्ट्राइक जो आज 8वां दिन है वो सुलझ जाएगा। कुछ कर्मचारी संघ के लोग इनसे बात करते हैं। सर, आप आज उम्मीद है कि स्ट्राइक खत्म होगा? जी, वार्ता के अनुसार सम्मानजनक वार्ता मंत्री जी, माननीय मंत्री जी से हुआ है और मजदूर हित में निर्णय लेने की उन्होंने आश्वस्त किया है और उनके बुलाव पर हम लोग आए हैं और पूरे बिहार के सफाई कर्मी इस उद्देश्य के लिए हैं जो हम लोग के साथ कुछ न कुछ सम्मानजनक हम लोग के साथ जीवन का होगा। बिल्कुल, तो देखिए नगर आयुक्त भी पहुंचे हैं और मंत्री भी अंदर मौजूद है और कुछ देर के बाद जो सफाई कर्मचारी की पूरी टीम है उनके साथ बातचीत होगी और जाहिर तौर पे एक बड़ी पहल है और माना जा रहा है कि मंत्री की इस पहल के बाद जो आज 8वां दिन है जिसकी वजह से पटना शहर में कई जगह पे गंदगी का अंबार लगा, उम्मीद है कि आज स्ट्राइक खत्म होगा और जो साफ सफाई जो गंदगी का अंबार है उससे पटना वासी को निजात मिलेगा। लगातार हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और कुंतल कृष्ण है बीजेपी को। कुंतल जी, आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, ये क्या उम्मीद है, ये पहल कैसे हुई और क्या कुछ हुआ? अपने लोगों से बातचीत की बात है। सरकार ने इस बात को कहा कि भाई हम बातचीत करने को तैयार हैं, अपने लोग हैं, बातचीत करेंगे और बातचीत करके भाई ये पटना भी हमारा है, बिहार भी हमारा है, लोग भी हमारे हैं, बातचीत होकर के आज सारी चीजें सही हो जाएगी। बिल्कुल, तो देखिए उम्मीद है नगर आयुक्त भी हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जाहिर तौर पे अधिकारियों की पूरी टीम है, मंत्री हैं और कर्मचारी संघ के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो पटना नगर निगम सफाई कर्मचारी संघ के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि आज ये स्ट्राइक खत्म हो सकता है। अब से कुछ देर के बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। इसके पहले भी मंत्री ने मुलाकात की है लोगों से, जो सफाई कर्मचारी है उनके यूनियन के लोगों से मुलाकात की है और अभी कुछ लोगों का और इंतजार किया जा रहा है और माना जा रहा है कि अब कुछ देर के बाद जब ये बैठक शुरू होगी तब बातचीत सकारात्मक रहेगी और सकारात्मक बातचीत के बाद स्ट्राइक खत्म होने की संभावना जताई जा रही है। जैसा कि मंत्री ने भी अभी न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि आनंद, उम्मीद है कि बातचीत ये इस वक्त इस पहल को इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाए क्योंकि जो लगातार उनका ये 8वां दिन है स्ट्राइक का और इस वजह से शहर में जगह जगह और वीवीआईपी इलाकों में भी हमने देखा किस तरीके से कचरे का अंबार लग गया है। आवाजाही करने वाले लोगों को अब परेशानी हो रही है, तो इस लिहाज से भी ये जल्द फैसला आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए आप राजधानी की बात हम कर रहे हैं विभाग। मैं सुबह में मैंने कल भी खबर दिखाया था और आज भी मैंने वीवीआईपी इलाकों की तस्वीर भी दिखाई है। जिस जगह पे भी आप जाएं, एक तो बरसात का समय है, गंदगी का अंबार लगा हुआ, बीमारी होने का भी खतरा बढ़ा हुआ है। जाहिर तौर पे 8वां दिन है और जो सफाई कर्मचारी जो हैं उनका ये कहना है कि उनकी कई मांगे हैं, नियमितीकरण करने का, उनका जो जितना काम है उतना वेतन का, ऐसे कुछ मांग हैं जो उन्होंने सरकार के सामने रखा है। और आज भले ही थोड़ा लेट हुआ, एक हफ्ते का समय गुजर गया जिसकी वजह से पटना में कई जगह पे समस्या भी बढ़ी है, लेकिन आज 8वां दिन है और उम्मीद जताई जा रही है विभाग कि अगर बातचीत सकारात्मक रहा, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले ही बातचीत किया, क्या उम्मीद है आज पटना के लोग राहत महसूस कर सकते हैं? सर, पटना सिर्फ नहीं पूरे बिहार की बात की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार की पटना सहित पूरे बिहार और यहाँ मांग आप लोग का प्रमुख क्या क्या है? मांग सर, जो
कोई खास मांग नहीं है, जैनून मांग है, सरकार के लिए आसान है। जैसे बता दीजिए, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। जो वर्षों से कार्यरत कर्मी है, 25 साल 30 साल से, जो सफाई कर्मी है, अन्य कर्मी और हैं, सभी संवर्ग के कर्मी जो दैनिक रूप से काम कर रहे हैं, उनकी सेवा स्थायी हो। बिल्कुल आनंद, जैसे ही बातचीत को लेकर पहल की शुरुआत हुई है, कोई फलाफल निकलता है, हम आपसे एक बार फिर से जुड़ेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी खबर एक और अपने दर्शकों तक पहुंचाने, पटना एयरपोर्ट पर पार्किंग की जो व्यवस्था है वो अब महंगी होती हुई नजर आएगी एयरपोर्ट पर, लेकिन उसके लिए जो शर्तें रखी गई हैं वो आपको जरूर जान लेना चाहिए। एयरपोर्ट पर पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी, 5 साल बाद ये बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन ये तब जब आप 9 मिनट से ज्यादा वहां पर रुकते हैं, तब ये एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना होगा। पिक एंड ड्रॉप के लिए 9 मिनट की समय सीमा दी गई है, लेकिन 9 मिनट से 1 मिनट भी ज्यादा अगर हुआ, यानी कि 10 मिनट जैसे हुआ, तो आपको ये बढ़ा हुआ चार्ज देना होगा। अब ये लागू किस किस वाहन पर होगा, तो निजी जो वाहन से पहुंचने वाले लोग हैं, एसयूवी के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाए गए हैं। ओला उबर कैब की अगर बात कर लें तो 55 रुपए का प्रवेश शुल्क है निजी वाहनों के लिए, और 7 सीटर कार की बात करें तो उसमें ये 20 से बढ़कर अब 40 रुपए हो चुका है। बाइक और स्कूटी का शुल्क 10 रुपए रहेगा। कोच, बस और ट्रक के लिए यही चार्ज 200 रुपए तय किया गया है। और पटना एयरपोर्ट बी श्रेणी के हवाई अड्डों में शामिल है, और इस लिहाज से यहां पर ये शुल्क बढ़ोतरी को लेकर जानकारी सामने आती हुई। और एक और बड़ी खबर गया जी से आ रही है, जहां गया जी जंक्शन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। करीब 4.5 किलो अफीम को बरामद किया गया है। जंक्शन से एक तस्कर की गिरफ्तारी की गई है। करीब 22,75,000 की अफीम की जब्ती हुई है। चतरा का रहने वाला ये तस्कर राजमोहन बताया जा रहा है, और चतरा के कुंडा का ये रहने वाला है। अब इसे लेकर फिलहाल पूछताछ का क्रम भी शुरू होता हुआ। तस्वीरें आपके सामने हैं। अफीम की ये बड़ी खेप की जब्ती, करीब 22,75,000 की अफीम की जब्ती बताई जा रही है। जिस शख्स से इसे पकड़ा गया है वो चतरा के कुंडा का रहने वाला है। और संवाददाता एलन लिली हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। एलन लिली, किस वक्त की ये गिरफ्तारी और क्या कोई इनपुट्स मिला था जिसके आधार पर कार्रवाई हुई? देखिए, रेल पुलिस जो है लगातार अफीम या फिर शराब तस्करी को लेकर के स्टेशनों पर, ट्रेनों पर छापेमारी किया जाता है। इसी क्रम में जो है देर रात जो है रेल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जब एक संदिग्ध व्यक्ति जो है प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर जो है वो घूम रहा था, तभी रेल पुलिस ने उसे संदिग्ध मानते हुए उसे हिरासत में लिया, और जब उसकी बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से भारी मात्रा में जो है वो अफीम बरामद किया गया है, जिसका अनुमानित मूल्य जो है लगभग 22 लाख से भी अधिक का बताया जा रहा है। फिलहाल अब ये आगे की कार्रवाई की जा रही है कि इसके इनपुट और आउटपुट क्या है, और आपको बता दें कि इस तरह की लगातार जो है कार्रवाई रेल पुलिस के द्वारा की जा रही है और लगातार सफलता भी मिल रही है। फिलहाल अब इसके बारे में पूछताछ की जा रही है, और नारकोटिक्स विभाग को भी इसकी सूचना दी गई है, और उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ही ये पता चल पाएगा कि इस पे आगे और पीछे कौन कौन लोग शामिल है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया एलन लिली इस तमाम जानकारी के लिए। बांकीपुर में करारी हार के बाद बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने महामंथन किया। बीजेपी की बड़ी बैठक में सीएम सम्राट चौधरी, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी, कई मंत्री, विधायक और बड़े नेता शामिल हुए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर ने गलत नैरेटिव सेट करके ये चुनाव जीता है। हार पर बीजेपी के मंथन से क्या निकला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। अब शब्दों का उपयोग करके गलत नैरेटिव फैलाया गया। बांकीपुर में बीजेपी की करारी हार, बीजेपी ने कभी ऐसा नहीं सोचा था। अब बीजेपी ने बांकीपुर में पराजय को बेहद गंभीरता से लिया है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं हार पर बीजेपी के मंथन की। बैठक में बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचे हैं। खुद सीएम सम्राट चौधरी, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी, बिहार भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया इस बड़ी बैठक में शामिल होने के लिए आए। बैठक में शामिल होने के लिए पार्टी के दिग्गज नेता, मंत्री और विधायक पहुंचे।
3 अगस्त को दोपहर में बांकीपुर की तस्वीर साफ हो गई थी। प्रशांत किशोर ने निर्णायक बढ़त हासिल की थी। इस हार के 48 घंटे के भीतर बीजेपी के दिग्गज एकजुट हुए और हार के कारणों की समीक्षा की। तो बांकीपुर में भी चर्चा हुई है, कहाँ कमियां रह गई, क्या रह गई, इस पर चर्चा हुई है कार्यकर्ताओं के, प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ। लगता है कि चूक भी हुई या फिर जिन लोगों ने भीतरघात किया वैसे लोगों को भी चिन्हित करने की जरूरत है। नहीं, कोई भीतरघात नहीं हुआ, कोई चूक नहीं हुई। गलत नैरेटिव सेट करके अफवाह फैला, कार्यकर्ताओं का, अधिकांश कार्यकर्ताओं का यही मत था कि जो शब्द भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं कहा, उस पर अपशब्दों का उपयोग करके गलत नैरेटिव फैलाया गया। हार तो मैं स्वीकारता हूं और ये हार नहीं होना चाहिए था। इस बार हम नहीं पीछे रह गए, उसके कारणों पर बहुत लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उन सब सुझावों को माननीय अध्यक्ष जी ने नोट डाउन किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में आया है और आगे चल के उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। बांकीपुर बीजेपी का गढ़ था। इस किले में सेंध लगाने के बाद बीजेपी बैकफुट पर है। बीजेपी के लिए इस किले का ढहना बड़ा चुनावी झटका है। इस हार से उबरना आसान नहीं है, लेकिन बांकीपुर में जिस तरह से हार मिली है, इसे सार्वजनिक तौर पर बीजेपी के नेताओं ने स्वीकार किया है। लेकिन भीतर ही भीतर पार्टी ये मानने को तैयार नहीं कि उन्हें ऐसी हार की उम्मीद थी। 31 साल बाद इस मजबूत गढ़ में मिली पराजय पर बीजेपी बेहद गंभीर और संवेदनशील दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी की जमानत जब्त होने के बाद पार्टी के अंदर खाने बेचैनी बढ़ी हुई है। भाई वीरेंद्र और शक्ति यादव के टकराव बढ़ते नजर आते हैं, जिससे पार्टी भी अपने आप को असहज महसूस कर रही है। इधर आरजेडी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर ने यह माना कि बांकीपुर में हमारी पार्टी की तरफ से चूक हो गई, जो नहीं होनी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने प्रशांत किशोर की तारीफ भी की। वहीं आरजेडी के अंदर चल रही खींचतान पर कहा कि जल्द ही इसे पार्टी के स्तर पर सुलझा लिया जाएगा। कि किसी एक निर्णय से कोई सर्वशक्तिमान नहीं होता है, समझ लीजिए। बांकीपुर के मतदाताओं को बधाई है। यहाँ के महान नागरिक ने एक सरकार के गलत कारनामों को मजबूती से उठाने वाले एक सक्रिय नेता को जिताया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आम भावना भी लोगों की यही थी, हमारे कार्यकर्ताओं की भी भावना यही थी कि इस चुनाव में हमारी पार्टी को प्रशांत किशोर जी के साथ होनी चाहिए थी। यह सच्चाई है, ये आम भावना है, इसमें दो राय नहीं है। आज आप भी गांव में चले जाइए, किसी एक राजद के कार्यकर्ता से पूछ दीजिए तो वही कहेगा कि पार्टी का यह निर्णय बहुत अपेक्षित नहीं था। खैर, नेता का निर्णय है। मूल बात यह है कि हमारी पार्टी 1,90,00,000 वोट तब लाई है बिहार में जब आप 10,000 रुपये बांटे, जो अनैतिक था, और 2 लाख रुपए का लोभ दिए। जैसे कि आपने प्रशांत किशोर के सारे स्वरों में तारीफ कर दी, तो आने वाले समय में तो आपके लिए भी थ्रेट हो सकते हैं। अब मैंने क्या कहा कि एक निर्णय सर्वशक्तिमान नहीं होता है। ये एक एक्सपोज पर्सन है, जनता को लगा कि हमारी एक्सपोज पर्सन है, यहाँ के मतदाताओं को लगा। और दूसरी बात, जो उसके काउंटर में जो हमारे उम्मीदवार थे उसका जो है उस मामले में वजन थोड़ा उतना बड़ा अच्छा नहीं था। प्रशांत किशोर जी बेशक गाँव काम किए हैं, मेहनत की है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर जी का मैंने क्या आइडिया है, दक्षिणपंथी हैं कि वामपंथी हैं कि उग्रपंथी हैं, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इसलिए वो खुद द्वंद्व में है और मैं समझता हूं कि बीजेपी की बी टीम है। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपके पार्टी में पिछले कल 2 नेताओं में आपसी खिंचन होगी इस परिणाम के बाद, ये पार्टी के लिए कैसा संकेत है? अच्छा नहीं, आपस की बात है, सब दूर हो जाएगा, सब कुछ दूर हो जाएगा, सब दूर हो जाएगा। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपराधियों पर लगाम लगाने में पूरी तरह से फेल रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के साथ ही सफाई कर्मियों की हड़ताल के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा।
बिहार को बर्बाद कर दिया 21 साल से राजनीति करते हुए। आज भी देखिएगा 150 दिन हो गए लगभग सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बने हुए, एक काम उन्होंने नहीं किया, एक काम नहीं। और आपका नवंबर से लेके अब तक कितने महीने होंगे, बिहार सरकार का खजाना खाली है, सफाई कर्मी हड़ताल पे है, वेतन देने लायक पैसा नहीं है, पूरी तरीके से ठेकेदार जो है वो मर रहे हैं, उनको पैसा देने के लिए नहीं, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन बेगूसराय से सामने आई एक तस्वीर उन दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। लोग कह रहे हैं कि इलाज नहीं, मजबूरी का इंतजाम। स्वास्थ्य व्यवस्था की यही स्थिति नजर आती है। कार्टन के सहारे सरकारी अस्पताल, टूटे पैर पर बांधा कार्टन का टुकड़ा, मरीज की बेबसी, सिस्टम की लाचारी। सबसे बड़ा सवाल, क्या प्लास्टर की जगह कार्टन से होगा इलाज? सरकारी अस्पताल के स्ट्रेचर पर लेटे बेबस मरीज और लाचार स्वास्थ्य व्यवस्था की ये तस्वीरें हाईटेक इलाज के दावे को हवाई साबित कर रही हैं और सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर रही हैं। दावों की पोल खोलने और हैरान करने वाली ये तस्वीरें बेगूसराय के मंझौल अनुमंडलीय अस्पताल की हैं, जहां सड़क दुर्घटना में घायल कृष्ण कुमार को परिजन इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। आरोप है कि प्राथमिक उपचार के दौरान डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने टूटे पैर को स्थिर करने के लिए कार्टन का टुकड़ा बांध दिया और फिर बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। अब तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल रही है। नहीं, इसको आप लोग अपने भाषा में फूट बोल रहे हैं, हम लोग उसे स्प्लिंट बोलते हैं। होता क्या है, जब कोई हड्डी का कोई पार्ट फ्रैक्चर करता है तो वह इंटरनल इंजरी होती है और इंजरी के बाद हुए नुकसान को रोकने के लिए टूटे हुए पार्ट को इमोबिलाइज करना होता है। तो उसके लिए हम लोग या तो अच्छा प्लास्टर डालते हैं, अगर उसकी व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए वही स्प्लिंट डाल के हायर सेंटर इलाज के लिए रेफर करते हैं। हाईटेक दावों के बीच मरीज को बुनियादी उपचार तक नहीं मिल पा रहा, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि प्लास्टर की जगह कार्टन क्यों? कहां गई इमरजेंसी सुविधाएं? मरीज की जान से खिलवाड़ क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, लापरवाही का जिम्मेदार कौन? ये सवाल अब पूरे स्वास्थ्य तंत्र के सामने खड़े हैं, क्योंकि अस्पताल में स्प्लिंट और जरूरी चिकित्सा सामग्री की जगह कार्टन का इस्तेमाल क्यों किया गया? और जब यही सवाल सिविल सर्जन से पूछा गया तो लापरवाही की जिम्मेदारी लेने के बजाय हालात का हवाला देकर अपनी खामियों पर पर्दा डालते नजर आए। तत्काल उसको रेफरल की व्यवस्था है और मरीज दर्द से छटपटा रहा है, तो जो भी सामने नजर आता है उससे उसका इमोबिलाइजेशन किया जाता है। उसके लिए कोई वस्तु अलग से निर्धारित नहीं है, लेकिन प्लान वे में अगर किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही सिलेक्ट किया जाता है कि उसका इमोबिलाइजेशन। मतलब आपने मान लिया कि आपके अस्पताल में प्लास्टर की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए इलाज नहीं, मजबूरी का इंतजाम हुआ, जो अब सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या यही है स्वास्थ्य व्यवस्था? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या जांच सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह जाएगी? अगर ऐसा होगा तो आगे चलकर जवाब देना भारी पड़ेगा, क्योंकि सवाल उस भरोसे का है जिसके सहारे आम आदमी सरकारी अस्पताल का दरवाजा खटखटाता है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर बांका से, जहां कावड़िया पथ पर एक स्ट्रीट फूड वेंडर से छापेमारी के नाम पर सिविल सर्जन और एमओ पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। इसका वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है। रिश्वत मांगने के बाद दुकानदारों में आक्रोश नजर आया। सभी ने मौके पर ही अधिकारियों का वीडियो शूट कर लिया और उसमें सिविल सर्जन, एमओ और कई पुलिसकर्मी भी नजर आए। आरोप है कि बिना एक्सपायरी सॉस को अधिकारियों ने एक्सपायरी बताते हुए रिश्वत की मांग की और 50 रुपए भी लिए गए।
दुकानदार बार बार अधिकारियों के सामने ये आरोप लगा रहा है और खाद्य सामग्री की सूची में मोहर और सिग्नेचर नहीं होने का आरोप भी लगा रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और दबाव में जबरदस्ती जो सिपाही यहाँ नहीं तो उनको बुला के बोल रहे हैं गवाह देने के लिए। और इनको देख लीजिए, इन्होंने चेक करने के लिए निकले हैं और पान इनका मुंह से भी उड़ रहा है, ठीक ना। पान खा के इन्होंने, ये कैसे पदाधिकारी हैं देख सकते हैं। और देखिए आप पान का डब्बा लेके चलते हैं, ये देख लीजिए, पान और गुटखा और जर्दा कमरिया पथ पर लेके चलते हैं और उसमें थूकते हैं कमरिया पथ पे, देख सकते हैं आप, ठीक ना। और ये दबाव बना रहे हैं, पैसे के लिए दबाव बना रहे थे। और ये देखिए एमओ साहब दिए हैं, ये एमओ साहब बिना सिग्नेचर का, एमओ साहब बिना सिग्नेचर मोहर के ये पे खाद्य पदार्थ सामग्री का रेट लिस्ट दिए हुए हैं एमओ साहब। बड़ी खबर बगहा से, जहां पर भारत नेपाल सीमा पर विवादित सुस्ता इलाके में गतिरोध इस वक्त बढ़ गया है। सीमा पर सुरक्षा में तैनात एसएसबी के जवानों के साथ नेपाली नागरिकों ने दुर्व्यवहार किया है। इतना ही नहीं, एसएसबी की गश्ती टीम थी, उस टीम पर भी पथराव का मामला सामने आया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं, जहां एसएसबी जवानों पर पथराव किया जाता है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है। इस मामले में एसएसबी के आवेदन पर 150 से लेकर 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ वाल्मीकि नगर थाने में केस भी दर्ज कर लिया गया है। एसएसबी का आरोप है कि भारतीय सीमा क्षेत्र में मिट्टी का बांध आगे बढ़ाने का विरोध करने पर नेपाली नागरिकों ने जवानों पर पथराव शुरू कर दिया। एसएसबी का यह भी कहना कि 31 जुलाई को ही भारत और नेपाल के सुरक्षा अधिकारियों के बीच यथा स्थिति को बनाए रखने और बांध को आगे नहीं बढ़ाने पर सहमति बन गई थी। बावजूद इसके बांध का निर्माण फिर से शुरू कर दिया गया था, जिसका विरोध करने पर बड़ी संख्या में नेपाली नागरिक लाठी डंडे और पत्थर लेकर पहुंच गए और जवानों के साथ गाली गलौज शुरू कर दिया गया। और इसी दौरान नेपाली नागरिकों ने वापस लौट रहे एसएसबी जवानों पर लाठी डंडे और पत्थरों से हमला किया। हालांकि अब तक इस घटना में किसी जवान के घायल होने की खबर नहीं है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।